वेलकम टू बुक बर्ड एकेडमी। मेरा नाम है केशव सिंह और हम लोग आज तीसरा वीडियो लेकर आए हैं फरवरी मंथ का 3rd वीक का करंट अफेयर्स का। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज चल रहा है इसमें हम जो करंट अफेयर्स है वो वीकली वाइज अपलोड कर रहे हैं और करंट अफेयर्स का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है। नेशनल, इंटरनेशनल एंड अरुणाचल का करंट अफेयर्स का हम डिस्कस करते हैं। कुल 20 क्वेश्चन, लगभग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन, किसी में आपको कम भी मिल सकता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है, पर लगभग यही आपका वीडियो का हमारा मुद्दा है कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको हम हर वीक का बताएंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा बहुत डिस्कशन करने की ज़रूरत अगर पड़ती है तो डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज़ हम उसका आंसर बताते हुए आपको निकल जाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि इस साल के जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाया जा रहा है। मतलब कि इसमें आप एलडीसी, यूडीसी, अभी जो करेंटली फॉरेस्टर का जो एग्ज़ाम है फॉरेस्ट गार्ड का, उसको भी ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो ये आपको हर एक एग्ज़ाम में मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम लोग टोटल आज भी हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपने वीडियो को जल्दी से जल्दी, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस वीडियो को ख़त्म भी कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड MD ऑफ एयर इंडिया। बेसिकली ये क्वेश्चन जब मैंने बनाया था तो एयर इंडिया का ये करंट अफेयर्स था, लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्वेश्चन जब बनाया था तब ये क्वेश्चन लागू हो रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है क्योंकि कुछ कॉन्ट्रडिक्शन इस पे हुआ है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग बात कर लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड MD ऑफ एयर इंडिया। तो बिलाल एर्डोगन, तमिल कौटिल, एसे एरकन, इकर एस, रतन टाटा। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन मेरे पास है और आपको पता है कि एयर इंडिया को लास्ट ईयर बेच दिया गया था और एयर इंडिया को किसने परचेज किया है? रतन टाटा ने, टाटा सन्स ने परचेज किया। मतलब जो डील हुआ है वो टाटा ग्रुप को गया है। तो बहुत लोग लाइन में लगे थे पर टाटा को मिला। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता है कि जमशेद जी टाटा, जिन्होंने टाटा फाउंडेशन शुरू किया था, उनका ही ये वेंचर था और ये पहले टाटा ग्रुप का ही हुआ करता था और टाटा ग्रुप का होकर इसको इंडियन गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था, एयर इंडिया का नाम दे दिया था, वापस से ये एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास चला गया है। तो खैर हम लोग इसका MD और CEO की बात कर रहे थे, तो इसमें 5 ऑप्शन में आपका इकर एस जो है, जो कि टर्किश हैं, टर्किश बिजनेसमैन हैं जिन्होंने टर्किश एयरलाइन में भी बहुत दिन काम करा है और वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो उनको ये ऑफ़र मिला था, ये अपॉइंटमेंट उन्होंने किया था, पर कुछ संगठन ने इंडिया में इसका विरोध किया, जिसके वजह से वहाँ से जो न्यूज़ आ रही थी कि उन्होंने इसको अपॉइंटमेंट को ठुकरा दिया है। मतलब कि इल्कर आइस बोलते हैं इनको, इल्कर आइस, ठीक है। तो इल्कर आइस ने क्या किया है कि इस ऑफर को ठुकरा दिया और ठुकराने के बाद अभी तक इस पे कोई स्पेसिफिकली कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो था 1 अप्रैल का था कि 1 अप्रैल से इनको अपॉइंट करना था, 1 अप्रैल से अपॉइंट करना था। तो अभी इन्होंने तो रिजेक्शन में रखा है, तो अभी तक हमें ये नहीं पता है कि ये 1 अप्रैल को जाकर अपॉइंट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन टाटा के तरफ से ये दिया गया था। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर हो जाता है तो 1 अप्रैल में मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा कि इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है या नहीं लिया है। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस लास्ट ईयर का बहुत बड़ा डील था ये, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। फर्स्ट है टिम कुक, एलन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, ये जो हैं सारे बड़े बड़े नाम हैं।
एलोन मस्क को जानते हो आप, टेस्ला के मालिक है। बिल गेट्स को जानते हो आप, माइक्रोसॉफ्ट के। और वॉरेन बफेट जो कि वॉलमार्ट का, और जेफ बेंजो जो कि अमेजॉन का मालिक है, ये लोग ओनर है। तो इनमें से किसने बोला हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बिल गेट्स। सी, बिल गेट्स। बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है वो पहले से भी, आपका मेलिंडा फाउंडेशन जो है वो पहले से भी बहुत सारा इस तरीके का क्या कहते हैं पैंडमिक या फिर हेल्थ रिलेटेड उनका एनजीओ चलता है, जो बहुत बड़े मात्रा में फंडिंग करता है। उनका ट्रस्ट है जो कि एनजीओ चलाता है इस तरीके के हेल्थ के रिगार्डिंग, और बहुत पुअर कंट्रीज़ में बहुत जगह पे उनका फाउंडेशन काम करता है। और बिल गेट्स का ही ये बुक है हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडमिक। उन्होंने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ इस पे बुक लिखा कि अगर आगे कोई पैंडमिक होगा अगर, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। खैर 2014 का, अगर आपको बिल गेट्स इस मामले में बहुत ज़्यादा ही मतलब उनका दिमाग काम करता है, ऐसे ही विलेन नहीं, दुनिया के सबसे अमीर पर्सन का खिताब नहीं रख चुके हैं वो, उनके पास बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। तो उन्होंने 2014 या 15 में ही एक बार एक प्रिडिक्शन किया था, और ये मतलब उस समय कोरोना आने से बहुत पहले का प्रिडिक्शन था कि जो थ्रेट है अभी वर्ल्ड को, वो किसी वेपन का नहीं है, वो किसी बॉम्ब का नहीं है। मतलब ये तो ऑब्वियसली एक थ्रेट है, लेकिन उससे बड़ा थ्रेट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन्होंने 2014-15 में ही ये स्टेटमेंट दे दिया था कि आगे चल के ये चीज़ हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो मैंने खुद भी देखा है कि उन्होंने दिया था कि आगे चल के हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ना पड़ सकता है। तो उनका ये जो चीज़ है कहना, बार बार वो इस चीज़ को फोकस करते हैं, इसीलिए उन्होंने कोविड-19 को भी प्रिडिक्ट किया। मतलब कोविड-19 होगा ये प्रिडिक्ट नहीं किया था, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा हो सकता है जो पूरे ह्यूमन रेस को अटैक करे, ये उन्होंने किया हुआ था। तो उसी पे एक बुक और लिखा, और आगे भी अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको कैसे प्रिवेंट करें उस पे ये किताब है। तो इसका करेक्ट आंसर बिल गेट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी हु हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द पोस्ट इन 2022 इलेक्शन। जर्मनी के प्रेसिडेंट जो री इलेक्ट हुए हैं वो कौन है? एंजेला मर्केल, ओलाफ स्कोल्ज, और क्रिस्टियन लिंडर, विलियम स्टार्क, फ्रैंक वॉल्टर स्टेइनमर। फ्रैंक वॉल्टर स्टेइनमर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, फ्रैंक वॉल्टर। ऑप्शन नंबर ई, ये इन्होंने अपना प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसको रिटेन किया हुआ है। तो खैर इसमें कुछ आपको बताने के लिए है नहीं, ये पिछले बार भी थे, इस बार भी है। आपको पता होना चाहिए जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ पे कोई अगर बड़ा तख्ता पलट हुआ या नहीं हुआ तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे कंट्री में अभी रिसेंटली यूक्रेन और रसिया का वॉर भी चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बनेगा, अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए, विच इंडियन FMCG कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इन कंट्री? पतंजलि, गोदरेज, डाबर, नेस्ले, LG। इंडियन कंपनी तो डाबर है इसका करेक्ट आंसर। FMCG कंपनी जो प्लास्टिक वेस्ट का न्यूट्रल कंपनी है, प्लास्टिक वेस्ट के लिए न्यूट्रल कंपनी, मतलब कि वो प्लास्टिक वेस्ट नहीं कर रहा है। अब ये डाबर का दावा है कि उन्होंने 100% रिसाइकल अपना 2021 में अपना जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बनाया प्लास्टिक पैकेजिंग में उसका 100% रिसाइकल किया है। तो उनका कहना है कि 22,000 मैट्रिक टन उनका टारगेट था रिसाइकल करने का, उन्होंने 26,956 मैट्रिक टन जो है वो रिसाइकल किया है। और आगे उनका टारगेट है कि 50,000 मैट्रिक टन का प्लास्टिक वेस्ट वो रिसाइकल करेंगे। प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल मतलब कि उनका जो प्लास्टिक कंटेनर जो आता है, जैसे डाबर का च्यवनप्राश हो गया, तो वो जो च्यवनप्राश जो मार्केट में आया वापस उसे फेंक दिया जाता है या कबाड़ी को दे दिया जाता है। तो वो उस पर फोकस कर रहे हैं कि उनका जो प्लास्टिक वेस्ट है वो उन्हीं के पास जाए, ताकि वो उसको फिर से
पैकेजिंग में यूज़ कर सके, फिर से उसको बनाएं और फिर से पैकेजिंग में यूज़ कर सके। तो इनसे दो फ़ायदा है, एक तो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट जो है वेस्ट नहीं हो रहा, वो रिसाइकल होकर आ रहा है। तो दूसरा फ़ायदा उनका ये है कि उनको नया से कुछ परचेज करने का ज़रूरत नहीं है, सेम कंटेनर वो बहुत कम दाम में वापस खरीद सकते हैं एंड बेच सकते हैं। आजकल तो ये ट्रेंड भी चल रहा है, देखिए आगे चल के बहुत सारा ट्रेंड ये होगा कि आप जो भी चीज़ खाते हैं, जिस चीज़ में भी खाते हैं, वो वही कंपनी आगे जाके लेगी। आगे जाके ये ऐसा होगा फ्यूचर में कि आप जैसे कि आपने सपोज करो कि आपने सपोज करो कि आपने किसी प्लास्टिक बोतल में पेप्सी पिया, तो पेप्सी का बोतल आप फेंक देते हो, वो कबाड़ी वाला लेता है, फिर चाहता है वो किसी के पास भी जा सकता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अब ऐसा होगा कि जो आपने पेप्सी पिया, आपको ऐसा ऑफर होगा कि वही बोतल आप वापस करें तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, अगले बोतल पे। तो इस टाइप का कुछ प्लानिंग आगे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एनवायरनमेंट को भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मारू महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हरियाणा, बिहार, राजस्थान एंड आसाम, आंध्र प्रदेश। तो ये जो है मारू महोत्सव राजस्थान का है। मारू महोत्सव ये एक फेस्टिवल है जिसमें डांसिंग, सिंगिंग, सब कुछ कल्चरल सारा कुछ चलता है राजस्थानी, जो कि आपका जैसलमेर, जो जैसलमेर है ना रेगिस्तान, जहाँ पे थार डिजर्ट है, ठीक है, जैसलमेर के लोग, वहाँ का जो मतलब पॉपुलेशन है वो इसको सेलिब्रेट करता है मारू फेस्टिवल, जिसमें कच्ची घोड़ी डांस, गैर कलबेलिया लोग, ये लोग जो डांस फॉर्म है ये वहाँ पे करते हैं। ऊँटों को बहुत ज़्यादा सजाया जाता है, बहुत ज़्यादा ऊँट सजे दुल्हन की तरह, उसमें रेसिंग होता है, ऊँट की रेसिंग होती है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग करते हैं मारू महोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च खुनसिन-योम्स स्कीम? खुनसिन-योम, अच्छा अब ये मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये जो प्रोनाउंसिएशन है खुनसिन-योम, ये एक लैंग्वेज है, मतलब एक तरीके से एक वर्ड है जो कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज से बिलोंग करता है, ये इंग्लिश का लैंग्वेज नहीं है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि डिफरेंट हो, जो मैं बोल रहा हूँ खुनसिन-योम ना हो, आप इसको खुनसिन-योम भी बोल सकते हैं। तो अब जो इस वर्ड से वाकिफ़ होंगे, मतलब कि जिनका ये वर्ड है, वो लोग इसको अच्छा प्रोनाउंस करेंगे। तो आप, अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन गलती होता है तो उसमें माफ़ी चाहता हूँ मैं। खुनसिन-योम मैं तो ये बोलूँगा, स्कीम फॉर डिफरेंटली एबल पर्सन, ए पौंडीचेरी, बी लक्षद्वीप, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है डी, लद्दाख। और इसको बोलते हैं, जो ये जो खुनसिन-योम स्कीम जो है, ये लद्दाख का डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए दिया गया है, मतलब वहाँ स्कीम चलाया गया कि सबको बराबर का हक दिया जाएगा। और खुनसिन-योम का मतलब ही होता है इक्वल फॉर ऑल, फेयर फॉर ऑल। और इसमें आपको क्या होता है कि 90% जो इक्विपमेंट्स है ना, जैसे कि मान लो कोई हैंडीकैप है तो उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो जो प्रोस्थेटिक लेग्स वगैरह, या जो भी वो आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा उनके चलने फिरने के लिए, उनके मूवमेंट के लिए, उस पर 90% तक सब्सिडी मिलेगी। क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल ह्यूमन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर? ह्यूमन। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है ए, रोल्ड दो, रोल्ड दा प्रोनाउंसिएशन, एल साइलेंट होगा, दा। जेके रोलिंग, रुस्किन बॉन्ड, एंड्रयू सर्टोरी, सैमुअल मॉइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैमुअल मॉइन, क्वेश्चन नंबर 7 का ई। खैर इसमें जो है
ये एक प्रोफेसर हैं जो कि लॉ कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में पढ़ा चुके हैं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं। इन्होंने एक बुक लिखा है जिसमें यूनाइटेड स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत है कि किस तरीके से मतलब छुपा जो मैनिफेस्टो होता है यूनाइटेड स्टेट का ज़्यादातर नेशन के लिए, ठीक है, उनका नज़रिया क्या है, फोकस क्या है, उसके लिए उस पे एक हिपोक्रेसी है, उस पे ये किताब लिखा गया है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन बात तो करता है पीस का, लेकिन पीस जहाँ पे भी यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड नेशन की बात करूँ मैं, यूनाइटेड स्टेट्स की, यूनाइटेड नेशन नहीं, यूनाइटेड स्टेट की जहाँ पे भी मैं बात करूँ तो वहाँ पे वो पीस की बात करते हैं, लेकिन पीस एक्चुअल उनका मुद्दा होता नहीं। ठीक है, अभी आप यूक्रेन वाला वॉर ही देख लीजिए, पीस की बात कर रहे हैं पर वॉर सारा का सारा कराया उनका ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेथ 2035 विजन डॉक्यूमेंट has recently been released for which sector? Vision 2035, Faith 2035 किस सेक्टर के लिए है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, टूरिज्म एंड सर्विसेज। तो देखिए जैसे फेथ जो नाम है ना, फेथ 2035 जैसे ही आप पढ़ते हैं तो जो टूरिज्म से रिलेटेड आदमी है उसको पता चलेगा फेथ क्या होता है। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म जो है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। इनका जो टूरिज्म का जो फेडरेशन है उन्होंने विज़न 2038 दिया है, तो टूरिज्म सेक्टर से रिलेट करता है। बेसिकली यहाँ पे 2035 तक में एक टारगेट सेट किया गया है कि यहाँ तक में हमारा जो टूरिज्म का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बूम कैसे करे, किस तरीके से करे, उस पर वर्क करने की बात कही गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच टीम हैज़ वॉन द सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021 एंड 2022 इन मेंस कैटेगरी सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप? ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है डी, हरियाणा। देखते चलिएगा, ये क्योंकि करंट है तो मैंने अपडेट कर दिया, थोड़ा कम चांसेस है इसका। बाकी Which team has won the 2021 FIFA Club World Cup Championship? Chelsea, Manchester City, Liverpool, Palmeiras और मैनचेस्टर यूनाइटेड। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए चेल्सी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे जितने भी आपका नाम लिखा हुआ है ये आपको पता है कि सारा फीफा का क्लब्स है। ठीक है, और जैसे कि इंडिया में मतलब इन्हीं को देख के इंडिया में आईपीएल जो जैसे शुरू हुआ था कि क्रिकेट का क्लब, वैसे ये बहुत पुराना चलते आ रहा है। और क्लब का फाइटिंग वैसे जैसे वर्ल्ड कप, फुटबॉल में वर्ल्ड कप का फाइटिंग भी बहुत एक अपर लेवल में होता है, तो क्लब का फाइटिंग बहुत अपर लेवल में चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेमिंग ऐप टू A23? अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सौरभ गांगुली, विराट कोहली। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, शाहरुख खान। A23 ऐप जो है वो आपका कंबाइंड गेमिंग ऐप है जिसमें आपका रमी, बेसिकली वो रमी का है। तो इस तरीके का ऐप जिसमें गेम खेलिए पैसे मिलेंगे, इस टाइप का ऐप आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो उसका ऐप है A23, गेमिंग ऐप का नाम क्या है? A23, और उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया? शाहरुख खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर? यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए धर्मेंद्र एस गंगावर, संजय बंदोपाध्याय, जी अशोक कुमार, नीलम समी राव, संदीप कुमार नायक। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, रिटायर्ड वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार। ये रिटायर हो चुके हैं, वाइस एडमिरल थे पहले इंडियन नेवी में। तो इनको पहला मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया। मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर पहले पोस्ट नहीं हुआ करता था, अब इसका पोस्ट दिया गया है। अब इनका काम क्या है कि जो मतलब कि जो समुद्री रेखा है, जो बॉर्डर है ना, उस पर कोऑर्डिनेशन करने का। पहले क्या था, जब ये कोऑर्डिनेटर नहीं थे तो हमारा जो
जो बाउंड्री, समुद्र के अंदर जो बाउंड्री है ना कि यहाँ पे हमारी नेवी गश्त कर सकती है, यहाँ ये हमारा एरिया है, वो वेल डिफाइंड नहीं था और उस पर कोई नज़र नहीं बना पाता था। तो अब ये जो पोस्ट है ये इनके लिए दिया गया है कि ये कोऑर्डिनेट भी करेंगे, अगले नेवल बेस से भी कोऑर्डिनेट करेंगे, अपने नेवल बेस, और एक कोऑर्डिनेशन करके एक जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो स्थापित करना इनका काम होगा। तो जी अशोक कुमार इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर द बुक टाइटल डिग्निटी इन डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्ल्ड वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है राहुल रायवल, चंद्रचूड़ घोष, वी.एल. इंद्रदत्त, रो खन्ना एंड जयंत घोषाल। तो इसका करेक्ट आंसर है रो खन्ना। तो बेसिकली रो खन्ना अमेरिकन पॉलिटिशियन है, रूट से इंडियन है, लेकिन नेशनलिटी अब तो इनको, क्योंकि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका है, ये वहाँ के मिनिस्टर है, यूनाइटेड नेशन में मिनिस्टर है, फिलाडेल्फिया में इनका जन्म हुआ था। तो ये वहाँ के नेशनल मतलब अमेरिकन, आप इनको कह सकते हैं अमेरिकन है, और इन्होंने ये बुक लिखा है मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, डिग्निटी इन डिजिटल एज। ये जो बुक है वो आपका रो खन्ना ने लिखा है, और इसमें थोड़ा सा इन्होंने अमेरिका की तारीफ़ करी है, सिलिकॉन वैली की तारीफ़ करी है कि वहीं से सारा टेक्नोलॉजी सबके लिए निकल रहा है। मतलब एक तरीके से तारीफ़ें हैं किस तरीके से टेक्नोलॉजी सबके काम आ रहा है, सिलिकॉन वैली उसका निर्माता है, ये सारा कुछ इसमें कहा जा रहा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4, लेट डॉक्टर चन्नावीरा कन्वी वॉज अ वेटरन राइटर बिलोंग्स टू दैश लिटरेचर, मलयालम, कोनकी, कन्नड़ा, हिंदी, तेलुगु। तो ये जो बहुत बड़े राइटर हैं, कहाँ का? कन्नड़ा, कर्नाटका में जो लैंग्वेज चलती है, जो ये वह उस लिटरेचर में काम करते, कन्नड़ा लिटरेचर में काम करते थे, और इनका निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। द क्विट टबैको ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट पीपल इन क्विटिंग द यूज ऑफ टबैको इन ऑल फॉर्म्स? WHO, NPCI, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो क्विट टबैको ऐप, ये आपको ध्यान रखना है। क्विट टबैको ऐप किसने ये ऐप लॉन्च करा है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO आपको पता है WHO क्या है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जैसे कि मैंने बता दिया आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO का हेडक्वार्टर, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो WHO का हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में, और इनके जो अभी प्रेजेंट जो जनरल है, डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम है टेड्रोस अधनोम। ये हो गया टेड्रोस अधनोम। ये बहुत कॉन्ट्रोडक्शन में भी चल रहे थे उस समय, बहुत क्रिटिसाइज भी हुए हैं। जब कोविड-19 का टाइम था तो इनको बताया जा रहा था कि ये क्यों नहीं बता रहे थे, कि WHO ने इतना लेट रिएक्ट क्यों किया। ये सारा कुछ उस समय इन पे बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई थी कि इन्होंने बहुत लेट से पूरे दुनिया को बताया था। चलिए खैर वो तो बात की बात है, पर यहाँ पे आपको ध्यान रहना है कि जो WHO का हेडक्वार्टर है कौन है, उनके डायरेक्टर जनरल। और दूसरी चीज़ WHO कहाँ पे है, मतलब उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये देखना है। अच्छा, टेड्रोस से पहले मार्गरेट चैन थे, वो बहुत ही WHO के बहुत दिन, मतलब बहुत अच्छे डायरेक्टर जनरल में वो उनको माना जाता है। उनके बाद टेड्रोस ने 2018 में WHO की कमान संभाली थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हु विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बिहार? रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, पंकज त्रिपाठी, विनय पाठक। तो ये सारे के सारे जो कि आपके कुछ यहाँ पे सारे के सारे लगभग बिहार से बिलोंग करते हैं, रवि किशन को छोड़कर, विनय पाठक को भी छोड़कर। ये लोग मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, पंकज त्रिपाठी। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी मनोज तिवारी जो है, जो कि बॉलीवुड एक्टर है मनोज तिवारी, उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर लिया है खादी और कोई और बिहार के हैंडीक्राफ्ट का ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वेदांता हैज़ टाइड विथ which company to form a joint venture of manufacturing semiconductors in India? Pegatron, Acer, Asus, Intel, Foxconn। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉक्सकॉन, जो कि ताइवान की कंपनी है। ये सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे। आपको पता है पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर्स का अभी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा है। इतना शॉर्टेज चल रहा है कि कार कंपनियों को कार बनाने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो सेमीकंडक्टर्स किस लिए ज़रूरत होता है? जितने भी आपको चिप्स बनते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ होते हैं, जो भी काम कराते हैं, कंप्यूटराइज काम होता है, उसमें सेमीकंडक्टर की ज़रूरत होती है। और सेमीकंडक्टर भारी मात्रा में शॉर्टेज में है पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में। तो इसका असर पूरा ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे चल रहा है। जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, जिनका मैन्युफैक्चर कंपनी सर्किट बनाती हैं, वो सारा ही इफेक्ट होता है। चाहे वो कंप्यूटर सेक्शन हो, चाहे वो मोबाइल सेक्शन हो, चाहे वो गाड़ियाँ हो। बेसिकली कार कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। आलिया लिगांग इज़ द फेस्टिवल ऑफ विच कम्युनिटी? ए मिसिंग गालो तागिन निशी। तो ये है आपका मिसिंग कम्युनिटी का फेस्टिवल, जो कि हम लोग इसको रिलेट करते हैं आसाम में। अगर रिलेट करते हैं तो आसाम के मिसिंग जो है वो इसको, मतलब अगर किसी को ईजिली समझाना हो तो बोलते हैं कि बिहू फॉर मिसिंग का बिहू है। तो जैसे बिहू आसामीज लोग फेस्टिवल मनाते हैं, उसी तरीके से आलिया लिगांग जो है वो आपका मिसिंग ट्राइब का फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 19। हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ 50 ईयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश 36 स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन? संजय दत्त, हेमंत बिस्वा शर्मा, जुबिन नौटियाल, सारा अली खान। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिले आपको, संजय दत्त, हेमंत बिस्वा शर्मा, जुबिन नौटियाल, सारा अली खान। देखिए तो यहाँ से 3 लोग तो आए थे। 3 लोग, अगर आप लोगों ने स्टेडियम में, यूपीआ का जो स्टेडियम, जो नया स्टेडियम बना है, वहाँ पे 36 स्टेटहुड डे का सेलिब्रेशन हुआ है, वहाँ ये 3 लोग तो आए थे। जुबिन नौटियाल ने भी गाना गाया था, जो कि बहुत लोग बोल रहे थे साउंड सिस्टम अच्छा नहीं, या तो जुबिन नौटियाल अच्छा नहीं गाते। मेरे को जाने का मौका नहीं मिला, वैसे मैं भी जाना चाहता था पर मेरे को जाने का मौका नहीं मिला। पर जिस तरीके का साउंड सिस्टम लग रहा था मेरे को अच्छा नहीं लगता जाके। चलिए, तो जुबिन नौटियाल तो नहीं है, वो उन्होंने परफॉर्म करा था। संजय दत्त भी आए थे। संजय दत्त आपको पता है अरुणाचल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये भी आए थे, लेकिन ये आपका चीफ गेस्ट नहीं थे। चीफ गेस्ट कौन था? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। वो है आपका हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको चीफ गेस्ट बुलाया गया था। 36 स्टेटहुड डे किस दिन पड़ता है? जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, 20 फरवरी। स्टेटहुड डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन अरुणाचल को स्टेटहुड मिला था, मतलब स्टेट का दर्जा मिला था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज साइन ए त्रिपाठी MOU विथ विच कॉलेज? तो देखिए, दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज जो है, उन्होंने त्रिपाठी, मतलब ये 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। जब ना हम लोग MOU जब बोलते हैं तो एक तो होता है आपका डबल, मतलब 2 पार्टी होता है, 2 पार्टी और ट्राई पार्टी। ये 3 पार्टी वाला है, जिसमें एक्चुअली दोरजी खांडू का जो दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो किसी 2 कॉलेज से उन्होंने टाई ऑफ करा था, पर यहाँ पे हमारा एक ही कॉलेज का ऑप्शन है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। तो पहला है हिंदू कॉलेज,
दूसरा है स्टेफन कॉलेज, लोहिया कॉलेज, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंदा सैनिटरी कॉलेज रहारा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका है हिंदू कॉलेज। और इसका जो थर्ड पार्टी जो है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर हिंदू कॉलेज, और ये इन्होंने क्या किया है एक्चुअली, मतलब कि जो कोर्सेज है ना, जो कोर्सेज का है वो उन कॉलेजेस से हेल्प लेके अपने में भी, मतलब एक तरीके से हेल्प आपको हिंदू कॉलेज से मिलेगी, दौरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज को। तो ये साइन किससे किया गया? हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा, सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और भी कोई आपके डाउट्स हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए। और प्लस हमारा जो भी बैचेज़ हैं वो नया फॉरेस्टर वॉरेस्टर का सारा कुछ ओपन हो चुका है। हमारा ऐप डाउनलोड करिए, हमें कॉल करिए, हमें पता चल, अगर आपको ज़रूरत है हमारी हेल्प की तो हम आपको हेल्प करेंगे। और आप पेड कोर्स चाहिए तो आप पेड कोर्स भी कर सकते हैं। तो सारा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।